स्टार्ट नहीं हुई क्या क्लास? सर मेंशन कर दीजिए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग मानस। पर वेट कर लेते हैं, बाकी लोगों का गायत्री भी आ गई ना। चलो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी जो हम पढ़ेंगे, कल तक हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं। कल तक की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, और उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की जो क्लास है इसमें हम ये देखेंगे, हम ये सीखेंगे कि जो लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन है, मतलब कल तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी डिफरेंशिएशन वगैरह करके। आज हम क्या करेंगे, लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन, यानी कि हमें कोई डायग्राम दिया होगा या हमें कोई प्रॉब्लम दी होगी, उस प्रॉब्लम से हम जो इक्वेशन है उसको बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे और उन स्टेप्स को फॉलो करके वो इक्वेशन बनेगी। तो हमारा जो टॉपिक है लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन। लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन मतलब हाउ टू मेक लैग्रेंजियन। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले मैं वो स्टेप्स आपको समझा दूं, लिख दूं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे सीधा, क्योंकि इसमें थ्योरी वगैरह तो है नहीं, हमें वो स्टेप्स जानने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें जो भी डायग्राम दिया होगा या फिर जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को समझो और उसका डायग्राम ड्रॉ कर दो, है ना। तो पहला स्टेप होगा सी और रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ। सी और रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ। दूसरा स्टेप जो होगा, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। थर्ड स्टेप क्या होगा उसका, सेटअप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेटअप अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फोर्थ इसका जो स्टेप होगा वो क्या होगा, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पार्टिकल in terms of जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हमें जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालने पड़ेंगे। यानी कि मान लें एग्जांपल के लिए हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो हमें ये एक्स वाई जेड निकालने पड़ेंगे, एग्जांपल है ये। फिर जो भी हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकाले हैं उनसे हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फाइंड द कंपोनेंट्स of velocities and find resultant velocity, इसका मतलब क्या होगा कि हमने ये तीन कंपोनेंट है, इन तीन के लिए हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल लिए। वेलोसिटी के कंपोनेंट इन तीनों के लिए क्या हो गए, एक के लिए हो गया एक्स जेड, एक के लिए हो गया एक्स डॉट, एक के लिए हो गया वाई डॉट, और एक के लिए हो गया एक्स डॉट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इन तीनों की क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर और प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ये इन तीनों की वेलोसिटी बन जाएगी। फिर वेलोसिटी आ गई तो 6 नंबर पे हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। 7th स्टेप हमारा क्या होगा, सेटअप रेफरेंस लेवल एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, एंड फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद 8th जो ऑप्शन हमारे पास आएगा, या 8th जो स्टेप है, उसमें हमें क्या करना है, लैग्रेंजियन फॉर्म करनी है, L इक्वल्स टू T माइनस वी। एंड देन 9th ऑप्शन क्या आएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ऑल जनरलाइज कोऑर्डिनेट। इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो एक बार इक्वेशन एक्स में बनानी पड़ेगी, एक बार वाई में।
ये स्टेप रटने बटने नहीं है तुम्हें। ये स्टेप कब तुम्हारे दिमाग में सेट होंगे, जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे, इसके 4-5 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे कर लोगे, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्टेप्स तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएंगे। ये हमारी जानकारी के लिए कि हाँ साहब इसके बाद ऐसा करना है, इसके बाद ऐसा करना है, इसके बाद ऐसा करना है। ये नहीं है कि तुम इसको बैठ के रट्टा मारने में लग रहे हो, ऐसा रट्टा वट्टा कुछ नहीं मारना है इसका। ये केवल तभी दिमाग में फीड होगा, तभी दिमाग में जाएगा जब इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे। तो हम क्वेश्चन करना सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बोला गया फाइंड फॉर्मुलेट ATE आएगा ना, फॉर्मुलेट इक्वेशन ऑफ लैग्रेंजियन, फॉर्मुलेट लैग्रेंजियंस एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन और इक्वेशन ऑफ मोशन सेटअप करनी। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है सी और रीड एंड ड्रॉ। तो हमारे पास जो लैग्रेंजियन है, सिंपल पेंडुलम है, तो इस सिंपल पेंडुलम को ड्रॉ कर दो। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया ऐसे, और यहाँ पर ये बॉब हो गया। अब ये जब मोशन है ये इस तरह से होगी, ठीक है। तो कई लोगों को लगेगा जब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस लूंगा तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये नेगेटिव साइड हो जाएगा और ये पॉजिटिव साइड हो जाएगा। पर हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हम मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, हम नेगेटिव साइड में नहीं जाएंगे। उससे हमारा क्वेश्चन पे जो हमारे फाइनल आंसर आएगा उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उसमें गलतियां बहुत सारी हो सकती है हमसे बीच में। आंसर तो उससे भी आएगा पर हम गलतियां कर सकते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल पेंडुलम की होती है 1। सिंपल पेंडुलम की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 1 क्यों है? क्योंकि ये केवल और केवल कौन सी मोशन कर रहा है? ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे एंगुलर मोशन। तो ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। तो इसका जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट ये यहाँ पर है x और y। तो इसके लिए जो कंस्ट्रेंट है वो कंस्ट्रेंट क्या है? लेंथ इसकी कांस्टेंट है। तो लेंथ हो गई अगर ये l, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये कितना हो जाएगा? l cos थीटा। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये कितना हो जाएगा? l sin थीटा। अभी इसकी बात नहीं कर रहे। तीसरा स्टेप क्या है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट डी ऑफ मिल गया, और उसके बाद जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया? ये हो गया थीटा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो 1 का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर टू डिफाइन द इक्वेशन और कन्फिगर द सिस्टम। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी क्या है? होलोनोमिक सिस्टम में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यानी कि यहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो कौन सा हो गया? थीटा हो गया। जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर है वो कौन हो गया? थीटा हो गया। अब इस थीटा और डी ओ एफ से आगे क्या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए? आगे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा क्या है? सेटअप अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बनाना है? मान लो मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, इसको मान लिया मैंने ओरिजिन 0,0। तो यहाँ पर मैंने बना दिया ऐसे, तो ये बना दिया मैंने, ये फ्रेम हो गया मेरा, ये हो गया फ्रेम। तो ये हो गया कौन सा? ये हो गया y, और ये कौन सा हो गया? ये हो गया x। ठीक है, ये हो गया y और ये हो गया x। ठीक, तो अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से चल रहा हूँ मैं, ओरिजिन से, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी x, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी y। तो मैं ओरिजिन से डिस्टेंस काउंट कर रहा हूँ, तो ये हो गई x और एक हो गई y। तो अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? अब मेरे को x और y निकालना है। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी l cos थीटा, और जो y की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? l sin थीटा, और वो माइनस में आएगा। इज इट क्लियर? l sin थीटा वो किस में आएगा? l cos थीटा, सॉरी, y इक्वल्स टू होगा l cos थीटा। y की वैल्यू होगी l cos थीटा, मैंने गलत लिखा है। x होगा l sin थीटा, x होगा l sin थीटा, और y की वैल्यू होगी माइनस l cos थीटा। यहां तक बात क्लियर है क्या सबको? यहां तक क्लियर है सभी को? नाउ अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है हमें इनके वेलोसिटी कंपोनेंट निकालने हैं, x के और y के। x और y के वेलोसिटी कंपोनेंट, x का वेलोसिटी कंपोनेंट कितना होगा? x डॉट, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? l। साइन थीटा का क्या बनेगा? cos थीटा,
और थीटा डॉट। इसी तरह से वाई डॉट क्या बनेगा, वाई डॉट बनेगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा एल, और कॉस थीटा का कितना आएगा, साइन थीटा, और ये बनेगा थीटा डॉट। तो ये हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट आ गए। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगी, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। तो एक्स डॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस इसी तरह से वाई डॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर। यहां से क्या बन रहा है, ये बन रहा है वी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये बन गया किसकी वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू बन, ये वैल्यू बन गई किसकी, वी स्क्वायर की। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम किससे लिख रहे हैं, टी से। टी स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हमने लिख दिया हाफ एम, और वी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई है, ये हो गई है काइनेटिक एनर्जी की। अगला स्टेप क्या है, सेटअप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके बाद हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब इसके दो केस बन सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के दो केस बन सकते हैं। कैसे, पहले मैं वापस से एक बार ये डायग्राम बना दूं। ये है और एक ये है, यहाँ ये थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कितना हो रहा है, थीटा। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, एल कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अगर मैं ये रेफरेंस ले लूँ, भाई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन है, तो मेरे को एक जीरो लेवल डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। पहले पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी अब मैं निकालूंगा, तो मैं यहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ, यहाँ से। तो यहाँ से मेरे को कितना नीचे आना पड़ रहा है, इतना। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, तो नीचे आना पड़ रहा है, माइनस mgh से लिखते हैं, तो नीचे आना पड़ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है mgh हो गई या mgz हो गई, तो नीचे आ रहा हूँ तो माइनस लिखूंगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ से अगर मैं ले रहा हूँ, ये रेफरेंस ले रहा हूँ अगर, है ना, इफ रेफरेंस इज दिस, अगर ये रेफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, माइनस एम जी एल कॉस थीटा, माइनस एम जी एल कॉस थीटा। और दूसरी एक पोजीशन ये हो सकती है कि मैं रेफरेंस यहाँ ले लूँ, यहाँ पर, है ना, यहाँ से एक लाइन खींच दूँ और इस लाइन पर मैं बोल दूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब मैं यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, तो उस केस में मेरी जो ये डिस्टेंस है, भाई ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, एल। तो उस केस में ये इतनी सी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, एल माइनस एल कॉस थीटा, यानी कि ये बनेगा एल वन माइनस कॉस थीटा, ये बनेगा। तो यहाँ से अब ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल किसका लिखेंगे हम, प्लस का, तो ये लिखे जाएगा एम जी, और ये बनेगा एल वन माइनस कॉस थीटा। तो दो अलग अलग केस पॉसिबल है पोटेंशियल एनर्जी के। पहले मैं इस वाले से आंसर निकालता हूँ, इस वाले से, और फिर दूसरे वाले से आंसर निकालेंगे। तो अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पहले वाली ले रहा हूँ मैं, ये कितनी हो गई है, माइनस एम जी एल कॉस थीटा। उसके बाद हमें लंग्रेजियन बनाना है। लंग्रेजियन क्या है, एल इक्वल्स टू टी माइनस वी। तो टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और v की वैल्यू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया एम जी एल और कॉस थीटा। एक क्वेश्चन तो यहाँ तक फिनिश हो गया, पहला क्वेश्चन। अगर मैं रेफरेंस एनर्जी का लेवल जो ऊपर मैंने बताया ये ले रहा हूँ, ज़्यादातर एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है, इसके हिसाब से आंसर आता है। तो एक तो ये हो गया। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाएंगे, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन में बनाऊँ, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमारे पास क्या है, डी अपॉन डी टी, फिर डेल एल ओवर, अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन है, थीटा, तो थीटा डॉट हो जाएगा, माइनस डेल एल ओवर डेल थीटा इक्वल्स टू जीरो। क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें, एक बार निकालना है डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट, और एक बार निकालना है डेल एल ओवर डेल थीटा। अगर मैं डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट निकालता हूँ, तो थीटा डॉट किस में, केवल इसमें, तो यहाँ क्या बनेगा, थीटा डॉट जब निकाल रहा हूँ तो टू से टू तो कैंसिल आउट होगा, एम एल और थीटा डबल डॉट, है ना, ये बनेगा एम एल थीटा डबल डॉट हो जाएगा, 2ml स्क्वायर थीटा डॉट बनेगा, फिर थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या बन जाएगा, थीटा डबल डॉट बन जाएगा। तो ये तो बन जाएगा क्या, थीटा डबल डॉट। एंड देन उसके बाद
उसके बाद दूसरा जो स्टेप आएगा इसका, नहीं अभी तो ये थीटा डॉट ही रहेगा ना, हाँ खाली थीटा डॉट रहेगा। उसके बाद इसका डी अपॉन डी टी करोगे, डी अपॉन डी टी करोगे डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट। और फिर आप निकालोगे डेल एल ओवर डेल थीटा, तो इस केस में कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट डिफरेंशिएट होगा, और ये वाला पार्ट डिफरेंशिएट होगा तो ये बनेगा माइनस एम जी एल और साइन थीटा, माइनस एम जी एल साइन थीटा, ये बन जाएगा। अब ये वैल्यूज यहां पर रखोगे इक्वेशन में, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। एम से एम कैंसिल आउट हो गया और एल से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन बनेगी ये थीटा डॉट इक्वल्स टू जी अपॉन एल साइन थीटा। अभी ये इक्वेशन दिख रही है किसकी जैसे दिख रही है, ये इक्वेशन दिख रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी, पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये जब बनती जब थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल थीटा इक्वल्स टू होता 0, तो भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है नहीं। तो ये कौन सी मोशन है, ये है अनहार्मोनिक, ये है अनहार्मोनिक और नॉन लीनियर ऑसिलेटर। अभी ये बना है अनहार्मोनिक और नॉन लीनियर ऑसिलेटर, ठीक है, ये बना है अभी ये। अगर मैं ये कह देता स्मॉल ऑसिलेशन है, तो इफ ऑसिलेशन इज स्मॉल, इफ स्मॉल ऑसिलेशन, तो स्मॉल ऑसिलेशन के केस में हमारे पास जो साइन थीटा है उसको हम लिख देते हैं थीटा, तो उस केस में इक्वेशन फिर हमारी बनती है थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू जी अपॉन एल थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन जो है ये बन गई एसएचएम की इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई एसएचएम की इक्वेशन, जहां पर ये जी अपॉन एल जो है ये वैल्यू, ये क्या आ जाएगी हमारे पास ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, जी अपॉन एल। और एसएचएम का जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या बन जाता, थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट एम्पलीट्यूड मतलब, और ये क्या हो जाता कॉस, ये हो जाता कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ना, ये इसके फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब किस हिसाब से पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें इसका आंसर निकालना है। तो अगर हम देखें, एक मिनट रुकना, तो अगर हम देखें तो जो पहला वाला मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट किया था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आंसर हमारे पास आया ये वाला। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई समझने में तो वो पूछ सकता है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। मैं ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लूं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की मैं ये वाली वैल्यू ले लूं, मैं ये कह दूं कि इफ पोटेंशियल एनर्जी, इफ v इक्वल्स टू, ये ऑल्टर है ना, सेकंड केस है, इफ v इक्वल्स टू कितना है, वो है mg l 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन वो चेंज हो जाएगी, और वो चेंज होकर क्या बनेगी, वो बनेगी एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, यहां आया था माइनस एम जी एल साइन थीटा, नहीं पोटेंशियल एनर्जी ले ली ना तुम लोगों ने, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन एल, तो ये चेंज हो जाएगी और ये होकर क्या बनेगी, एल की वैल्यू क्या बनेगी, टी माइनस वी 1/2 एम, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और अब ये v की वैल्यू ये आ गई एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई किसकी, v की, l की वैल्यू आ गई। अब यहां से एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन बना के देखो, अब इसको आगे करके देखना, एक बार आंसर बताना मेरे को। इसके लिए सॉल्व करो, d अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा माइनस डेल एल ओवर डेल थीटा इक्वल्स टू 0। इससे इक्वेशन बनाओ और देखो कि इक्वेशन में कोई चेंज आता है क्या, फाइनल इक्वेशन बना के देखो उस पर, ये चेक करो कि कोई चेंज आता है या नहीं आता, करना चेक जरा। फाइनल जो इक्वेशन बनेगी उसको चेक करके देखो कि उसके अंदर कोई चेंज आता है या नहीं आता, ये अप्लाई करना है इसके ऊपर। करो जरा जल्दी से बताओ कि कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कितना चेंज आएगा।
कोई चेंज नहीं आ रहा ना, तो फाइनल आंसर विल बी द सेम, फाइनल आंसर will be the same, will be the same for both the cases, both the cases, दोनों केसेस के लिए फाइनल आंसर क्या होगा, सेम होगा। चेंज हुई कोई चीज हो सकती है तो वो क्या हो सकता है लैग्रेंजियन, है ना। चेंज अगर किसी चीज में आ सकता है तो वो किस में आ सकता है, जो लैग्रेंजियन बन रहा है उसके अंदर चेंज आ सकता है। अब क्वेश्चन में वो आपसे कौन सा पूछा जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो आएगा उसमें आंसर लैग्रेंजियन का किसके अकॉर्डिंगली दिया जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन जो बनेगी फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके अंदर नो चेंज, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज अगर किसी चीज में हो सकता है तो वो होगा केवल और केवल लैग्रेंजियन के अंदर। यहां तक बात क्लियर है। यहां तक क्लियर है चीज। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यही सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, अब मैं इसमें चेंज कर देता हूं थोड़ा। क्वेश्चन सेकंड, इसमें चेंज ये है कि नाउ इफ द सिंपल पेंडुलम, इफ द सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम is placed in a uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये कहाँ रखा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, कहने का मतलब ये कुछ ऐसा काम हो रहा हो, ये एंगल हो गया थीटा, बाकी सारी चीजें सेम है लगभग, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो अब इसके ऊपर एक फोर्स लग गया एफ, और एफ की वैल्यू हुई कितनी, क्यू ई। अब ये क्वेश्चन कैसा हो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कैसे बनाओगे, अब क्या चेंजेस आएंगे इसमें। फोर्स जो इस पे लग रहा है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉब, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉब, क्वेश्चन है कि ये कौन सा फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉब इज वेरिएबल और कांस्टेंट। पहले ये बताओ कि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है बॉब के ऊपर, बॉब मतलब ये, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है, इतना सा बता दो बस। वेरिएबल का मतलब ये हार्मोनिक फॉर्म में होता, साइन थीटा की फॉर्म में होता, कॉस थीटा की फॉर्म में होता, तो वो वेरिएबल होता। अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब जो फोर्स यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा होगा, ये कौन सा होगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। बताओ। कांस्टेंट, तो अगर जो कांस्टेंट फोर्स है वो लगाया जा रहा है किसी चीज के ऊपर, तो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉब इज कांस्टेंट। ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। तो वो कांस्टेंट फोर्स क्या करेगा, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज कर सकता है, इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस फोर्स कैन ओनली चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, नॉट द इक्वेशन ऑफ मोशन, नॉट द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या मतलब है, अभी ये जो पोजीशन है इसकी, ये पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन के चेंज होने का क्या मतलब है, यहां पर इसके चेंज होने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा बन जाए, ये कुछ ऐसा बन जाए। अभी पहले यहां था इस तरह से, ये अभी भी यही है, और
इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो चेंज होकर यहाँ पहुँच गई, यहाँ पर कहीं यहाँ पर आ गई, तो ये नई इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई ना। ये जो पोजीशन हो गई ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, ये वाली। तो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन अपनी जगह से शिफ्ट हो गई। न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है अपनी जगह से क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। कितना शिफ्ट हुई है वो कैसे निकालें? तो यहाँ पर इस जो बॉब पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स काम कर रहा है ऐसे नीचे mg जो इस बॉब का मास होगा, और एक यहाँ पर फोर्स लग रहा है QE। कौन सा फोर्स लग रहा है? QE। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं। ये हो गया mg और ये हो गया QE, और इक्विलिब्रियम पोजीशन जो पीछे से आ रही है वो इस तरह से आ रही है। इस लाइन को आगे तक कंस्ट्रक्ट कर दो, बढ़ा दो। तो लेट सपोज कि ये इतना शिफ्ट हुआ है, इतना, और ये एंगल है अल्फा, मान लिया अल्फा एंगल है। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ऐसा एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसमें ये जो फोर्स है ये हो गया QE और ये जो फोर्स हो गया अल्फा, ये फोर्स हो गया mg और ये एंगल हो गया अल्फा। तो यहाँ से tan अल्फा जो है वो किसके इक्वल हो गया? QE अपॉन mg। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? tan इनवर्स QE अपॉन mg, QE अपॉन mg। तो ये जो है इसको हम कहेंगे शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। ये क्या है? शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। तो इसकी इक्विलिब्रियम अपनी जगह से क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। फिर मैं कह रहा हूं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सेम लिखा रहेगा। सेम लिखा होने का मतलब क्या है कि जैसी हमारी इक्वेशन यहां बन के आई थी, ये वाली d θ2 प्लस g अपॉन एल थीटा इक्वल्स टू 0, तो कुछ इसी तरह की इक्वेशन यहां पर भी बनेगी, θ2 प्लस g अपॉन एल थीटा इक्वल्स टू 0 पर यहां पर ये जो g है इसकी वैल्यू चेंज होगी, और ये g है वो मैंने लिख दिया g प्राइम। इस g प्राइम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी उसकी भी बात कर लेते हैं। ये g जो पहले g था अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो पहले मैंने थीटा में लिखी थी, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो गया तो इसको मैं लिख देता हूं साई में। ये हो जाएगा साई नॉट और कॉस ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई। इक्वेशन हमारी ये बन गई, ओमेगा टी प्लस फाई। अब मैं कह रहा हूं कि किस में चेंज हो गया है? चेंज हो गया है जी में। किसके अंदर चेंज हो गया? जी के अंदर चेंज हो गया। अब इस जी के अंदर चेंज कैसे निकालेंगे? आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो सिंपल पेंडुलम का, तो सिंपल पेंडुलम जो मैंने पढ़ाए भी हुए हैं, जो मैंने ऑसिलेशन पढ़ाए हैं उसमें पढ़ाए हुए हैं। मान लो आपके पास कोई ऑसिलेटिंग पेंडुलम है ऐसा, ये ऑसिलेटिंग पेंडुलम है। तो जब इस पे केवल और केवल फोर्स लग रहा होता है mg नीचे की तरफ, तो उस केस में ओमेगा आता है कितना? g अपॉन एल। अगर इसमें चेंज कर दिया जाए ऐसे, यहां फोर्स लग गया कांस्टेंट फोर्स QE, तो उस केस में इसका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो चेंज हो जाएगा। इस g को हम कहते हैं g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है, ये हालांकि डेरिवेशन से होता है तो उस चीज में मैं नहीं जा रहा हूं। तो ये किसके बराबर होता है? g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस g इंटू a और कॉस और उनके बीच का एंगल थीटा 2ga है ना, ये होता है। तो यहां पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा वाला? ये वाला g स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ER। ये मैं कैसे बोल रहा हूं? ये मैं बोल रहा हूं कि एक तो एक्सेलरेशन देगा इसको ma इसके इक्वल होगा QE के, तो एक इसके बराबर होगा QE अपॉन m के। ये एक्सेलरेशन आएगा x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा? ma इक्वल्स टू mg। तो यहाँ ay की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? g आएगी। ठीक है, ay की वैल्यू कितनी आएगी? g आएगी। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ax आएगा एक और एक आएगा ay। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, तो g इफेक्टिव की वैल्यू हो गई चेंज। अब तो ये कितना हो गया? ये हो गया g स्क्वायर प्लस ये दूसरा वाला कितना बन जाएगा? क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अब मेरा कहने का मतलब है ये w जो है इसकी वैल्यू बदलेगी, जिसको मैं बोल रहा हूँ g प्राइम। g प्राइम का मतलब है g इफेक्टिव और अपॉन l। तो इतना सा चेंज होगा इसमें। तो जब अगर मैं इसके ऊपर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ,
अगर ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है तो ये इस तरह से इसमें शिफ्ट आ जाएगा। इसका एक केस और बन सकता है जिसको आप करके देखना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूंगा। तीसरा केस इसका ये हो सकता है कि कुछ ऐसे हो जाए, यहां पर mg लगा हुआ है ऑलरेडी, अब जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे लगा दें, क्यू ई जो है ऐसे लगा दें। उस केस में क्या आंसर बनेंगे वो आप करके देखना, क्या आंसर आएंगे। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? और ये भी देख लेना कि शिफ्ट होगा या नहीं होगा। शिफ्ट में मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके अंदर कोई शिफ्ट होगा या नहीं होगा वो चेक कर लेना है। यहां तक चीजें क्लियर है? ये होमवर्क है, होमवर्क।